नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम सीधे लद्दाख के हालिया घटनाक्रम पर बात करेंगे। सितंबर 2025 में वहां जो अशांति हुई, उसके पीछे की वजह क्या है। हमारे पास एक संपादकीय लेख है जो इसी पर रोशनी डालता है। बात सिर्फ हाल की नहीं है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने और ज्यादा स्थानीय स्वायत्तता की मांगे वो फिर से जोर पकड़ रही हैं। एक तरफ है इस क्षेत्र की अपनी उम्मीदें और दूसरी तरफ जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं। तो आज हम इन्हीं जटिल मांगों को समझने की कोशिश करेंगे। इनके पक्ष में क्या कहा जा रहा है, विपक्ष में क्या तर्क हैं और क्यों इस संवेदनशील इलाके में मतलब बातचीत और एक प्रभावी शासन की जरूरत इतनी ज्यादा है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले लद्दाख का महत्व समझ लेते हैं। इसे दर्रों की भूमि कहते हैं और इसकी लोकेशन वो तो बहुत ही अहम है, दक्षिण, मध्य और पूर्वी एशिया के बिल्कुल चौराहे पर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारत के लिए एक तरह से चीन और पाकिस्तान के बीच एक बहुत जरूरी, आप कह सकते हैं, रणनीतिक बफर जोन है। हाँ। और क्योंकि दोनों ही पड़ोसियों के साथ हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं, तो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिहाज से इसका महत्व वो और भी बढ़ जाता है। ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, ये सुरक्षा की पहली दीवार जैसी है। और सुरक्षा के अलावा इसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान भी है, जैसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं इसे। जी। यहाँ के बौद्ध मठ, हानले में दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशालाओं में से एक, पेंगोंग जैसी झीलें, ये सब इसे बहुत अनूठा बनाते हैं ना। बिल्कुल। और इसी अनूठी पहचान और जो वहाँ का नाजुक पर्यावरण है, उसी को बचाने की चिंता कई मांगों के केंद्र में है। देखिए, ये प्राचीन रेशम मार्ग पर रहा है, तो संस्कृतियों का मिलन बिंदु तो था ही। हाँ। लद्दाखी, तिब्बती, बाल्टी समुदाय, सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। हेमिस, थिक्से जैसे मठ तो सदियों पुरानी बौद्ध शिक्षाओं के केंद्र हैं। आर्थिक रूप से भी देखें तो पर्यटन, कृषि और अब नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं। और नदियां भी हैं वहाँ, सिंधु, जांस्कर। जी हाँ, सिंधु, जांस्कर, श्योक, सुरु, ये नदियां वहां की सिंचाई और पूरे इकोसिस्टम का आधार हैं। तो ये तो हुई लद्दाख की अहमियत। अब आते हैं उन मांगों पर जिनकी वजह से ये सारी हलचल है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मांग राजनीतिक स्वायत्तता, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा। हाँ, यही मुख्य मुद्दा है। 2019 में जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है बिना विधायिका के, तो वहां कोई चुनी हुई विधानसभा नहीं है। अच्छा। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तब लेह और कारगिल में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें थीं, जिन्हें LAHDC कहते हैं। उनके पास कुछ हद तक स्थानीय फैसले लेने का अधिकार था। जी। लेकिन अब केंद्र के सीधे शासन में आने के बाद बहुत से स्थानीय नेताओं और लोगों को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व कम हो गया है। उन्हें एक डर है कि उनके बारे में फैसले कहीं और से, मतलब दिल्ली से लिए जा रहे हैं। राज्य का दर्जा उन्हें अपनी चुनी हुई सरकार और कानून बनाने की शक्ति वापस देगा। संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की। ये क्यों? इसका ताल्लुक वहाँ की जनजातीय आबादी से है। हाँ बिल्कुल। लद्दाख की करीब 97% आबादी वो अनुसूचित जनजाति यानी ST के तौर पर दर्ज है। पहले जो अनुच्छेद 370 और 35A के तहत कुछ विशेष अधिकार थे, उनके हटने के बाद स्थानीय लोगों में अपनी जमीन, रोजगार, संस्कृति और यहाँ तक कि जनसांख्यिकी में बदलाव को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। अच्छा। 6ठी अनुसूची, जो अभी मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए है, वो स्वायत्त जिला परिषदों ADCs के गठन का प्रावधान करती है। इन परिषदों को अपनी जमीन, जंगल, पानी, पारंपरिक रीति रिवाज, इन सब पर कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार मिलता है। तो समर्थकों का मानना है कि इससे लद्दाख की जो विशिष्ट पहचान है वो सुरक्षित रहेगी। तो ये असल में जमीन और संस्कृति की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आपने जमीन की बात की, और लद्दाख का जो इकोसिस्टम है वो भी तो बहुत नाजुक माना जाता है। ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर्स। निश्चित रूप से ये एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, बहुत नाजुक पर्यावरण है और क्लाइमेट चेंज का असर वहां साफ दिख रहा है। हाँ, सोनम वांगचुक भी इसी पर काफी बात करते रहे हैं। जी हाँ,
पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों को चिंता है कि अगर बड़े पैमाने पर मान लीजिए इंडस्ट्री आती है या खनन होता है तो इसका ग्लेशियरों और पानी के स्रोतों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि बाहरी उद्योगों के आने से जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, जिससे वो नाजुक इकोसिस्टम शायद झेल ना पाए। तो छठी अनुसूची के तहत जो अधिकार मिलेंगे, जैसे भूमि उपयोग और वन प्रबंधन पर नियंत्रण, उनसे स्थानीय समुदाय को एक सस्टेनेबल विकास सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। आर्थिक पहलू भी है इसमें। मैंने पढ़ा कि वहाँ बेरोजगारी दर खासकर ग्रेजुएट्स में राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। करीब 26.5% स्नातक बेरोजगारी बताई जाती है। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। जी, तो समर्थकों का मानना है कि राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची से जो स्वायत्ता मिलेगी, उससे विकास के लिए टारगेटेड फंड आएगा। नीतियां स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनेंगी, जैसे बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, इन सब में सुधार होगा। और नौकरियों का क्या? अभी देखिए, लद्दाख का अपना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। इससे स्थानीय स्तर पर भर्ती में दिक्कत आती है। लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए एक मजबूत डोमिसाइल आधारित आरक्षण नीति हो। उन्हें लगता है कि छठी अनुसूची जैसे संवैधानिक उपाय उनकी इन मांगों को एक तरह की संस्थागत सुरक्षा दे सकते हैं। और एक आखिरी पहलू, सुरक्षा का। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगती हैं, तो यह हमेशा ही एक संवेदनशील मुद्दा रहता है। क्या इन मांगों का उस पर भी कोई असर देखा जा रहा है? देखिए, इस पर दो तरह की राय है। एक तर्क यह है कि अगर स्थानीय लोगों को ज्यादा स्वायत्ता मिलती है, उनका विकास होता है, तो वो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने में ज्यादा सहयोग करेंगे। संतुष्ट आबादी सुरक्षा के लिए बेहतर होती है। राज्य का दर्जा मिलने से शासन पर फोकस बढ़ेगा और छठी अनुसूची परिषदें वो सैन्य अभियानों में बाधा डाले बिना स्थानीय मामले देख सकती हैं। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने का तरीका हो सकता है, ऐसा समर्थकों का मानना है। ठीक है, तो ये सारी वजह हैं जिनकी बिना पर ये मांगे उठ रही हैं। लेकिन ये जो छठी अनुसूची है जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, इसे थोड़ा और समझना होगा। आपने बताया कि ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के लिए है, पर इसमें होता क्या है असल में? क्या अधिकार मिलते हैं? संक्षेप में बताऊं तो संविधान का अनुच्छेद 244 इसके बारे में। ये मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय इलाके हैं, वहां स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयां बनाने का प्रावधान करता है, जिन्हें स्वायत्त जिला परिषद यानी एडीसी कहते हैं। अच्छा, एडीसी। जी, इन परिषदों को अपने इलाके के अंदर राज्य के भीतर ही विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्ता मिलती है, लेकिन कुछ सीमित विषयों पर। जैसे जमीन, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, गांव का प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, शादी और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज, इस तरह के मामले। अच्छा, इन पर वो कानून बना सकती हैं। लेकिन हाँ, उनके बनाए सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। और वे जनजातियों के बीच छोटे मोटे मुकदमों के लिए अपनी अदालतें या ग्राम परिषदें भी बना सकती हैं। स्कूल, डिस्पेंसरी, बाजार, सड़कें, इनका प्रबंधन भी कर सकती हैं। और सदस्य कितने होते हैं इसमें? हर स्वायत्त जिले में 30 सदस्य तक हो सकते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और बाकी 26 चुनाव से आते हैं। तो ये काफी हद तक एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। समझ गई। काफी व्यापक अधिकार है स्थानीय स्तर पर। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इन मांगों के विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? खासकर राज्य के दर्जे को लेकर क्या चिंताएं हैं? सबसे बड़ी चिंता तो राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक तालमेल को लेकर ही है। आलोचकों का मानना है कि लद्दाख जैसा रणनीतिक रूप से इतना संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र, वहां अगर राज्य का दर्जा दिया जाता है तो प्रशासन और सुरक्षा बलों के बीच का जो समन्वय है वो जटिल हो सकता है। अच्छा, कैसे? अभी देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो उपराज्यपाल के जरिए केंद्र का सीधा नियंत्रण है। इससे सुरक्षा संबंधी फैसले लेना, ऑपरेशन चलाना, वो शायद ज्यादा तेजी से और प्रभावी ढंग से हो पाता है। एक स्पष्ट कमांड श्रृंखला है। राज्य बनने पर यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। और कूटनीतिक पहलू, चीन के साथ बातचीत पर असर? हाँ, ये भी एक तर्क दिया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा चीन के साथ सीमा विवादों पर बातचीत में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। यह दिखाता है कि भारत का इस क्षेत्र पर सीधा और मजबूत नियंत्रण है। राज्य बनने से शायद वो स्थिति थोड़ी बदल सकती है। ठीक है। और छठी अनुसूची को लद्दाख में लागू करने में कानूनी या प्रक्रियात्मक क्या बाधाएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि संविधान में छठी अनुसूची साफ तौर पर पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए बनाई गई है। इसे लद्दाख पर लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा संशोधन नहीं होगा। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा।
और इस पर राजनीतिक सहमति बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। ये एक लंबी और जटिल विधायी प्रक्रिया है। प्रशासनिक जटिलता की भी बात हुई थी। क्या इससे नौकरशाही और बढ़ सकती है, फैसले लेने में देरी हो सकती है? हाँ, ये एक चिंता है। कुछ लोगों का तर्क है कि छठी अनुसूची के तहत एक और प्रशासनिक लेयर यानी एडीसी जोड़ने से नौकरशाही बढ़ सकती है और फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। और लद्दाख जैसे दूरस्थ और रणनीतिक इलाके में जहां तेज और प्रभावी प्रशासन की जरूरत है, वहां यह एक समस्या बन सकती है। अभी मौजूदा व्यवस्था में सीधा केंद्र से नियंत्रण है, जो ज्यादा सुचारू माना जाता है। लेकिन विकास और फंड की बात करें तो क्या ये तर्क दिया जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख को पहले से ज्यादा मदद मिल रही है? हाल में आरक्षण भी तो बढ़ाया गया था। जी हाँ, ये विरोध का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। केंद्र सरकार का यही कहना है कि यूटी बनने के बाद लद्दाख के लिए बजट आवंटन काफी बढ़ाया गया है। कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। और जैसा आपने कहा, हाल ही में लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 के जरिए सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 85% तक कर दिया गया है, जिसमें एसटी कोटा 80% है। तो तर्क ये है कि विकास और स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान मौजूदा व्यवस्था में भी अच्छी तरह रखा जा रहा है और शायद छठी अनुसूची की जरूरत नहीं है। आर्थिक विकास के नजरिए से क्या छठी अनुसूची से कोई रुकावट आ सकती है? निवेश वगैरह पर असर? कुछ लोगों को ये चिंता है। उनका मानना है कि छठी अनुसूची के तहत जमीन और संसाधनों के इस्तेमाल पर जो प्रतिबंध लग सकते हैं, उनसे बड़े निवेश, खासकर जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जरूरी हैं, वो शायद हतोत्साहित हों, जैसे सड़कें, टनल, ऊर्जा परियोजनाएं। उनका मानना है कि क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ये जरूरी हैं और छठी अनुसूची इसमें बाधा बन सकती है। और एक बात और है, लद्दाख के अंदर भी इन मांगों को लेकर पूरी तरह से एकमत नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो जोर शोर से छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ अन्य समूह या लोग हैं जो मानते हैं कि मौजूदा जो LAHDCs हैं, उन्हीं को और अधिकार देकर मजबूत करना ज्यादा बेहतर और व्यवहारिक रास्ता है। उन्हें लगता है कि इससे मौजूदा ढांचे में कम उथल पुथल होगी। यानी आंतरिक मतभेद भी हैं। जी, कुछ हद तक। और एक व्यापक चिंता, क्या इस बात का भी डर है कि अगर लद्दाख को ये दर्जा मिल गया तो देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी मांगे उठ सकती हैं? हाँ, ये एक संभावना है और इससे लेकर चिंता जताई जाती है। डर यह है कि लद्दाख को अगर छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो भारत के अन्य क्षेत्रों में जहां भी विशिष्ट जनजाति समुदाय हैं, वो भी इसी तरह की मांग करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे संभावित रूप से जो हमारा संघीय ढांचा है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन है, उस पर असर पड़ सकता है। नई संवैधानिक और प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। ये तो वाकई काफी पेचीदा स्थिति है। एक तरफ स्थानीय आकांक्षाएं, पहचान और पर्यावरण की चिंताएं हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक सुगमता और संवैधानिक संतुलन के सवाल। तो फिर आगे का रास्ता क्या हो? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए, कई संभावित समाधानों पर चर्चा होती है। एक तो यही है कि जो मौजूदा LHDCs हैं, लेह और कारगिल में, उन्हीं को और मजबूत किया जाए। उन्हें कानून बनाने, वित्तीय फैसले लेने और प्रशासनिक मामलों में ज्यादा अधिकार दिए जाएं, ताकि वो स्थानीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इसका एक फायदा यह है कि इसके लिए शायद संविधान संशोधन की जरूरत ना पड़े। ये नियमों में बदलाव करके या संसद के एक सामान्य कानून से हो सकता है। ये एक विकल्प हो सकता है। और कोई दूसरा एक सुझाव आता है कि संसद एक विशेष कानून बनाकर लद्दाख को एक विशिष्ट विधायी दर्जा दे सकती है, शायद संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत, जैसा कुछ अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान है। इससे क्या होगा? इससे लद्दाख के चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ स्थानीय विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल सकती है, जबकि रक्षा, विदेश मामले, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र के पास ही रहेंगे। ये स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित के बीच एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश हो सकती है। और क्या छठी अनुसूची का कोई लद्दाख स्पेसिफिक यानी यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बदला हुआ रूप भी संभव है? ये भी एक संभावना है, हालांकि थोड़ी जटिल है। मतलब पूर्वोत्तर के मॉडल को हूबहू कॉपी ना करके लद्दाख के अपने विशिष्ट जातीय, भौगोलिक और खासकर सुरक्षा संदर्भों को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित ढांचा तैयार किया जाए। एक कस्टमाइज्ड वर्जन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। इसमें शायद स्थानीय नेताओं और केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति मिलकर ऐसे सुरक्षा उपाय बना सकती है जो स्वायत्तता भी दें और जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। लेकिन इसमें भी संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। और वो जो आर्थिक चिंताएं थीं, खासकर बेरोजगारी, उनका क्या समाधान हो सकता है? उसके लिए तो सीधे वित्तीय मदद बढ़ानी होगी। केंद्र की जो योजनाएं हैं, उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह से, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने पर जोर देना होगा, ताकि विकास भी हो
और पर्यावरण भी बचे। और नौकरियां? सबसे अहम कदम होगा एक स्वतंत्र लद्दाख लोक सेवा आयोग LPSC का गठन। ये बहुत जरूरी है ताकि स्थानीय युवाओं के लिए डोमिसाइल आधारित भर्ती और आरक्षण नीतियां सही ढंग से लागू हो सकें। इससे आर्थिक असंतोष को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। इन सब में बातचीत और पारदर्शिता की भूमिका तो बहुत अहम होगी, है ना? बिल्कुल। देखिए, सबसे जरूरी है एक स्थायी संवाद मंच बनाना, जिसमें LAB, KDA जैसे स्थानीय समूहों के प्रतिनिधि हों, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हों और सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी शामिल हों। नियमित बातचीत से ही विश्वास बनेगा, गलतफहमियां दूर होंगी और मिलकर कोई रास्ता निकाला जा सकेगा। ये भी जरूरी है कि कानून का राज हो, प्रक्रियाएं निष्पक्ष हों। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और जरूरत पड़ने पर ही हो, ताकि लोगों में अलगाव की भावना ना पनपे। हाँ, वो सोनम वांगचुक वाला मामला भी शायद इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी, वो इसी नाजुक संतुलन की तरफ इशारा करता है। स्थानीय सद्भावना बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में लद्दाख की जो अनूठी भाषाएं हैं, परंपराएं हैं और खासकर जो वहाँ का नाजुक पर्यावरण है, उसे अनियंत्रित व्यावसायीकरण और जो निष्कर्षण वाले उद्योग हैं उनसे बचाने के लिए मजबूत कानूनी उपाय करने होंगे। कोई उदाहरण है ऐसा? हाँ, हम भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल से प्रेरणा ले सकते हैं या नेपाल के कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कार्यक्रमों से सीख सकते हैं, जो विकास को संस्कृति और पर्यावरण के साथ जोड़कर देखते हैं। तो कुल मिला के देखें तो लद्दाख की ये जो मांगे हैं, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, ज्यादा स्वायत्ता, ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये वहाँ के लोगों की गहरी आकांक्षाओं को दर्शाती हैं, अपनी पहचान बचाने की, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की और अपने भविष्य के फैसलों में अपनी आवाज को अहमियत देने की। बिल्कुल। और इन सबको राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े परिप्रेक्ष्य के साथ संतुलित करना, यही सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद एक चरणबद्ध, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला और सलाह मशवरे पर आधारित तरीका ही सबसे बेहतर हो। जैसे पहले LHDCs को मजबूत करना, स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करना, पर्यावरण संतुलन पर ध्यान देना। ये कुछ हद तक गांधी जी की उस बात की याद दिलाता है कि दुनिया में हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। हाँ। यहाँ जरूरत, विकास और संरक्षण के बीच वो सही संतुलन खोजना होगा। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है, वो ये कि पूर्वोत्तर भारत के लिए जो जनजातीय स्वायत्ता के मॉडल विकसित हुए, वो वहाँ की खास ऐतिहासिक, सामाजिक परिस्थितियों में बने। क्या उन मॉडलों को लद्दाख जैसे बिल्कुल अलग भू राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व वाले क्षेत्र में मतलब हूबहू लागू करना संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से व्यवहारिक भी है? और अगर नहीं, तो फिर परंपरा, आधुनिक शासन की जरूरतें और राष्ट्रीय सुरक्षा के तकाजों के बीच संतुलन साधने का सही फॉर्मूला क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने और विचार करने की जरूरत है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।